को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन जो है बहुत ही कहें कि अविस्मरणीय है, ना कभी ना भुलाया जाने वाला दिन है। और मूल निवासी बहुजन समाज के लिए तो ये कभी नहीं भुलाया जाने वाला दिन है। इसलिए आज देश भर में लाखों प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं और कई लाख लोग जो है इस तरीके से फेसबुक लाइव पे भी प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग एंगेज हैं, ये पता है। फिर भी कुछ समय को आगे पीछे करते हुए हमने एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया और आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज हमने जो चर्चा के लिए विषय रखा है वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके सपनों का भारत। बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है ये अपने आप में, और इस पर हम कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में शायद जितना कहा जाए इतना कम है, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन अपने आप में कोई साधारण जीवन नहीं था। हर व्यक्ति जो पैदा लेता है, जन्म लेता है, वो अपना जीवन जीता है और कई लोग कुछ अपना नाम करके भी जीवन जीते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर अपने आप में कहा जाए तो एक युग पुरुष थे और उनका जीवन एक क्रांतिकारी युग था। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन को जिस तरीके से जिया और जिस मकसद के लिए जिया, उद्देश्य के लिए जिया, यही अपने आप में एक क्रांतिकारी युग है। 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक का जो समय है, ये एक क्रांतिकारी युग है। और शायद इस देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई है और उन्हीं क्रांतियों से प्रेरणा लेकर के ही बाबा साहब अंबेडकर ने इस क्रांतिकारी युग की स्थापना की। लेकिन ये जो युग है, क्रांतिकारी युग, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का जो युग है, ये हमारे लिए बहुत कुछ देने वाला है। और उनके जीवन की इस कुर्बानी या जीवन के इस त्याग की वजह से यहां तक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के अंदर भारत के स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना हुई। भारत का स्वर्णिम युग आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है तो भारत का जो स्वर्णिम युग है वो अशोका काल है, यानी मौर्य साम्राज्य का काल है। अशोका के समय में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। और बाबा साहब अंबेडकर ने अशोका के ही उस स्वर्णिम युग को इस देश में पुनर्स्थापित करने का काम किया। इसलिए बाबा साहब का जो जीवन है, या जीवन जो बाबा साहब का जीवन काल है, उसका जो युग है,
वो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का दिन 6 दिसंबर ये क्रांतिकारी युग के अंत का दिन है और इस दिन एक तरह से कहा जाए तो हमारा सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उस सूर्य ने अस्त होते हुए भी हमें सदा सदा के लिए रोशनी देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था हमें दी जिसे हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। बाबा साहब के जीवन का जो संपूर्ण संघर्ष है वो संघर्ष भारत के संविधान में समावेश है, उसका समाहित है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जाने से इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए एक सूर्य अस्त हुआ, लेकिन उन्होंने सदा सदा के लिए अपनी रोशनी यहां पर कायम कर दी। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से कहा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे मरा हुआ मत समझ लेना, मैं संविधान में निहित हूं और जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। तुम संविधान को मरने मत देना, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। तो साथियों, ये 6 दिसंबर एक तरह से उस युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान दे करके और संविधान सभा को उसको मानने के लिए राजी करके उन्होंने एक नए युग की शुरुआत अपने जीते जी कर दी थी। अब 6 दिसंबर है तो सभी लोग जानते हैं कि परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण का दिवस है, यानी कि सीधा सा कहें तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन के अंत का दिन है, यानी कि मृत्यु दिवस है। ये कहा जाए तो उसके लिए हम सम्मानित शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसमें एक बात जानने वाली बात यह है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ या फिर उनका निर्वाण कर दिया गया। जहां तक हम लोगों ने खोज की है बामसेफ के माध्यम से, तो एक बात खुलकर के सामने आई है और पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं थी। वो उनका एक तरह से मर्डर था। और ये मर्डर क्यों हुआ इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मगर मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा और उसके कारण बताने की कोशिश करूंगा। उस कहानी को बताने की बजाय उसके रीजन बताने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करने का ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी, कैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी कि हमारे दुश्मनों को बाबा साहब अम्बेडकर को इस दुनिया से विदा करना पड़ा, उनका मर्डर करना पड़ा। तो साथियों, इस बात को आप लोग अगर देखें, क्योंकि हम लोग दिन तो याद रखते हैं लेकिन उन दिनों का महत्व जानने की कोशिश नहीं करते और उसके पीछे क्या कहानी रही है या फिर क्या कारण रहे हैं उसको भी हम लोग इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर को इस दुनिया से उठा दिया गया और इसमें बहुत बड़ा एक जो है षड्यंत्र था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे जीवन एक ऐसी व्यवस्था से टकराए और उस व्यवस्था के जो पोषक थे या फिर व्यवस्था के जनक थे, उस व्यवस्था के जो पक्षधर थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर हराने की कोशिश की। कई तरीके के षड्यंत्र करके उनको इस कार्य को करने से रोकने का प्रयास किया गया, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। मगर वे कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी हरा नहीं पाए। बहुत सारी जो है आई चीजें, बहुत सारी अड़चने आई,
लेकिन उन अड़चनों के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में टिके रहे और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार प्रयास करके वो अपने मकसद में सफल रहे। तो ये बात हमारे दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा घातक थी। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंदर क्या क्या चीजें डाली, क्योंकि हमारे लोगों ने तो अभी तक संविधान देखा भी नहीं है, पढ़ना बहुत बाद की बात है और उसको समझना तो बहुत दूर की बात। पढ़ने के बाद में भी कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसको समझने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब ये भारतीय संविधान लिखने का उन्हें अवसर मिला, ये अवसर आसानी से नहीं मिला, ये अवसर भी उनके जीवन के संघर्ष का ही परिणाम था कि उनको ये मौका दिया गया या मिला। देने का मतलब कोई व्यवस्था के लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उनकी मजबूरी रही कि बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो संविधान सभा में आने से ही रोक दिया था, उनके लिए तो खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर दिए थे। मगर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपने प्रयासों से वहां पहुंचे और उसके बाद में उनको संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो भी अध्ययन किया था, चाहे दुनिया का किया, दुनिया के देशों में जाकर के वहां की व्यवस्था का अध्ययन किया, वहां के संविधानों को पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उसके बाद में भारत की व्यवस्था को पूरी तरह से जाना और व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने भारत के संपूर्ण इतिहास को खंगाला और कौन सा भारत का काल किस तरीके का रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मौर्य साम्राज्य और खास करके अशोका के काल को स्वर्णिम युग के रूप में जाना और उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इस देश के अंदर फिर से गण व्यवस्था यानी गणतंत्रात्मक सिस्टम को इस देश में लागू करूंगा, और ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यही एक स्वर्णिम युग कहलाएगा, यही एक मानवतावादी युग कहलाएगा, और यही व्यवस्था जो है मानव को मानव के बराबरी का अधिकार देगा। ये इस तरीके का बाबा साहब अम्बेडकर का एक सोच थी, उस समय सपना था कि मैं अगर मिला मौका तो ये करूंगा। तो उन्होंने संविधान में क्या किया है, संविधान में हक, अधिकार, कानून ये सब बनाना करना ये सारी चीज तो है ही है, उसके साथ साथ एक चीज होती है जो हिडन होती है, दिखाई नहीं देती है। लिखी हुई वस्तु दिखाई देती है, लेकिन लिखी हुई चीज के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान जब लिखा तो भारतीय संविधान के अंदर उन्होंने मूल रूप से तब जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, वो बुद्धिस्ट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से समझ लिया था। उन्होंने पूरी दुनिया के रिलीजन्स को पढ़ा और जाना, उसके बाद में उन्होंने अपने आप में एक मानवीय या मानवता के लिए श्रेष्ठ धर्म जो कोई हो सकता है तो बौद्ध धर्म ही हो सकता है, ये वो अपने अंदर तय कर चुके थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इससे बढ़कर कोई मानवता वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने धम्म दीक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन उनका मस्तिष्क जो है वो बौद्धिस्ट बन गया था पूरी तरह से, और वो जान गए थे कि बौद्ध का ही एक रास्ता है, तथागत का ही एक रास्ता है जो इस देश में पूरी तरह से समानता, न्याय और भाईचारा स्थापित कर सकता है। तो ये जो बात उनके दिमाग में थी, इस बात को उन्होंने पूरी तरह से संविधान में स्थापित किया। और भारत का संविधान, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक जो सपना था जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो ये था कि भारत को बौद्धमय बनाना,
क्योंकि भारत का इतिहास कोई आजकल का नहीं है। हम लोग भले कुछ हजारों साल से या 4-5 हजार साल से हमें पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन ये तो कई युगों का है। तो लेकिन इतिहास बनता तभी से है। कभी भी कोई इतिहास जब बनता है तो दो व्यवस्थाओं के टकराव से ही इतिहास पैदा होता है। जब तक आप वन वे चल रहे हो कोई इतिहास नहीं होता। भारत देश की जो व्यवस्था है, गण व्यवस्था, वो वन वे चल रही थी। तो हजारों लाखों शायद करोड़ों वर्ष पहले जब भी मानव पैदा हुआ होगा, तब से ये एक व्यवस्था वन वे चल रही थी और वहां पर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता है। जब तक कोई संघर्ष होता नहीं है तब तक इतिहास का उद्भव होता नहीं है। इतिहास बनता ही तभी से है जब वहां कोई दो व्यवस्थाओं का टकराव हो, संघर्ष हो, तभी से इतिहास बनता है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए कि अगर दो टीमें हैं, किसी भी खेल में दो टीमें हैं और वे एक टीम कभी भी अपने आप में खेल नहीं सकती है। खेलने के लिए दो टीम चाहिए। दो टीम जब खेलेगी तो ही हार और जीत का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इस देश के अंदर जब बाहरी ताकतें आई और उन्होंने एक आक्रांता के तौर पर इस देश को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और उसके लिए व्यवस्था जो निर्माण की, वहां से इतिहास जाना जाता है और हमें भी वहीं से पढ़ाया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भी अगर देखा, मान लीजिए इस जो लिखे हुए इतिहास को भी देखा, जो गुमसुम था उसको छोड़ दीजिए, जो सामने आया इतिहास, उस इतिहास में भी देखा जाए तो उन्होंने देखा कि भारत के अंदर अशोका का काल जो है वो भारत के इतिहास में सबसे अच्छा यानी कि स्वर्णिम युग रहा है। वो जब ये स्वर्णिम युग रहा है और इससे पहले या इसके बाद में ऐसा कोई युग दिखाई नहीं देता है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो या भारत का जो है नाम दुनिया में ऊपर करता हो, ऊंचा करता हो, ऐसा कहीं पर भी है नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अशोका का काल अगर है और वो अशोका का काल स्वर्णिम युग है तो किस वजह से है? अशोका का काल स्वर्णिम युग है तो बुद्ध की वजह से है, बुद्ध की विचारधारा की वजह से है, बुद्ध के धम्म की वजह से है, बुद्ध के विचारों की वजह से है। इसलिए उन्होंने बुद्ध के विचारों को और बौद्ध धम्म को ही सर्वोपरि माना और उन्होंने संविधान लिखते वक्त बौद्ध धम्म को उसके अंदर पूरी तरह से समाहित करने का प्रयास किया और किया भी। और उसके साथ साथ अशोका की जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी थी, अशोका ने उसी भारत की मूल व्यवस्था यानी गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, गणराज्य जो व्यवस्था थी हमारी, उसको अशोका ने वर्ण व्यवस्था को खत्म करके उसको स्थापित किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस देश का अगर कल्याण हो सकता है तो दो ही चीजों से हो सकता है, एक व्यवस्था और दूसरा विचार। तो उन्होंने विचार तथागत यानी कि बुद्ध का विचार चुना और व्यवस्था को गणतंत्र की व्यवस्था को, गण व्यवस्था को चुना। इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया, रिपब्लिक डेमोक्रेसी इसमें स्थापित की। तो ये जो चीज है ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रहे थे और हमारा दुश्मन क्या सोच रहा था। यहाँ दो लोगों के बीच टकराव थे, एक व्यवस्था के समर्थक और एक व्यवस्था के विरोध में। व्यवस्था के विरोध में एकमात्र व्यक्ति अगर कोई लड़ रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। हाँ, उनके साथ में सर दीनबंधु, सर छोटू राम जी जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जो थे उस समय अलग अलग जगह पर रह करके वो काम कर रहे थे। लेकिन जो काम व्यवस्था को स्थापित करने का वो बाबा साहब अम्बेडकर के जिम्मे था। तो ये बात जब हुई और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके संविधान सभा में पेश कर दिया और संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया और निश्चित तौर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना था, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे कि मैंने गणतंत्र को स्थापित कर दिया है और बुद्ध की विचारधारा को भी एक तरह से स्थापित करने का मैंने रास्ता संविधान में डाल दिया है।
अगर संविधान पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, संविधान पूरी तरह से लागू होता है, तो भारत बौद्धमय हो जाएगा। लेकिन ये पब्लिक नहीं जानती थी, ये चीज तो संविधान के अंदर दबी हुई थी और संविधान सार्वजनिक नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि चलो मुझे जो मैंने संविधान में डाला है उसे मुझे थोड़ा सार्वजनिक भी करना चाहिए, ताकि लोगों को, जो लोग शिक्षित नहीं हैं उन लोगों को भी उस रास्ते का पता लग जाए। तो इसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जो है 14 अक्टूबर, और जिस दिन अशोका विजयदशमी का दिन था, अशोका विजयदशमी के दिन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख 14 अक्टूबर को उन्होंने धम्म की दीक्षा ली, लाखों लोगों के बीच में धम्म की दीक्षा ली। जब बाबा साहब अम्बेडकर धम्म की दीक्षा लेते हैं तो इसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली में बैठा हुआ हमारा दुश्मन जो व्यवस्था पर काबिज था उस समय, उन लोगों ने सोचा कि अगर इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर इस काम को जिस तरीके से लाखों लोगों के साथ में, लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली है, अगर इस काम को उन्होंने निरंतर जारी रखा तो बहुत जल्दी ये भारत को बौद्धमय बना देंगे। और अगर ये भारत बौद्धमय बन गया तो हमने जो नया शगुफा हिंदू के नाम पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि जिनको हमने हिंदू बनाया है, जिनको हमने हिंदू की पहचान दी है, वे समस्त लोग मूलतः बौद्धिस्ट लोग हैं। उनका मूल जो है वो बौद्ध है, और अगर इन्हें पता चल गया कि हम अपने मूल की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग बड़ी तादाद में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना था, ये गुणात्मक वृद्धि होनी थी कि लाखों से करोड़ों लोगों तक जानी थी, तो इससे एक व्यवस्था चरमरा जाती। और जो व्यवस्था उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, एक वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का नाम वही वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उसको हिंदुत्व के नाम पर वो स्थापित करना चाहते थे, और इसमें बड़े पैमाने पे वो सफल भी हुए और हो रहे हैं। आज भी हमारे लोगों को, आज भी वो हिंदू के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, और हमारे लोग बन रहे हैं जानकारी के अभाव में। जानकारी होती तो शायद नहीं बनते। उन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग मूलतः बौद्धिस्ट हैं, लेकिन हमारे दुश्मन को इस बात का पता है कि हम लोग मूलतः बौद्धिस्ट हैं। बाद में चाहे कोई मुस्लिम हो गया, चाहे वो कोई बाद में उसके बाद क्रिश्चियन हो गया, कोई और सिख हो गया, इस तरीके से हो भले ही गए, लेकिन मूल में ये सारे लोग जो है बौद्धिस्ट लोग हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो बीड़ा उठाया है भारत को बौद्धमय बनाने का, क्योंकि वो दीक्षा के समय भी कुछ बात अपनी इस तरीके से बोल गए, और उसके बाद में जब वो दीक्षा लेने के बाद जब वो नेपाल एक बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में गए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ काठमांडू से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अगले 5 से लगाकर 10 सालों के अंदर भारत को संपूर्ण बौद्धमय बना दूंगा। ऐसी घोषणा उन्होंने नेपाल के काठमांडू में की थी। इसीलिए हमारे दुश्मनों ने नेपाल को ही, यानी काठमांडू को ही अपना सेंटर बनाया और नेपाल को तथाकथित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया। ये सारी चीजें आपस में तालमेल रखती है कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण कैसे होता है, क्यों होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल और काठमांडू से लौट करके वापस आते हैं इंडिया में, तो वो बनारस आते हैं, और बनारस में जब वो वहाँ रुकते हैं तो वे मीडिया के लोगों को, उस समय पत्रकारिता करने वाले लोगों को कहा कि मैं बनारस की धरती पर हूँ, और बनारस अपने आप में बहुत बड़े बड़े पंडितों की नगरी है। मैं उन बड़े बड़े विद्वानों से, पंडितों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अगर कोई पंडित ऐसा है तो मेरे सामने आकर शास्त्रार्थ करे। जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर कही तो उससे उन लोगों को लगा कि ये हमारी अब जड़ें जो है हिला करके रख देगा, अब आगे हम लोग इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और वास्तव में कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के सामने शास्त्रार्थ के लिए नहीं गया, कोई डिबेट के लिए वहां पर नहीं गया। तो इससे
उनको लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकार से जिम्मेदारी से मतलब एक तरह से हट चुके थे, उनके पास में बस एक ही काम था, और ये काम अगर डॉक्टर अम्बेडकर करेंगे तो शायद ये देश के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुस्मृतियों पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, वो एक इतिहास बन के रह जाएगी, वो अब भविष्य में बचने वाली नहीं है। ये चीज उन लोगों को सारा पता लग गया था। इसलिए ये एक लंबा विषय है, जब कभी मौका मिलेगा तो आपको कैडर के माध्यम से हम बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो हत्या हुई, जो मर्डर हुआ, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। बाबा साहब अम्बेडकर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी क्लिनिक का मालिक जो है महाबलंकर नाम का एक ब्राह्मण, वो इसमें इन्वॉल्व था। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छल कपट से शादी करने वाली सविता अम्बेडकर, जो बाद में अम्बेडकर बनी, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल थी। और वो महाबलंकर के ही उस क्लिनिक में जो है नर्स थी, और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के का ट्रीटमेंट करती थी। और उन्होंने उसके साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को ब्लैकमेल करके किस तरीके से उन्होंने साजिश करके उनसे शादी रच ली, ताकि उनके ऊपर एक नियंत्रण बना रहे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब इस बात का पता लगा और बनारस से वापस मुंबई आए, तो उन्होंने आकर के इस बात का खुलासा कर दिया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान थे, लेकिन इतना एक कहा जाए तो षड्यंत्रकारी नहीं थे। और जो षड्यंत्रकारी नहीं होता है, वो अमूमन कभी कभी षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बात को सविता से कहा कि तुम मेरे साथ जो तलकट कर रहे हो उसका ताज लग गया है, और मैं बहुत जल्दी तुम्हें जो है तलाक देने वाला हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सविता से कहा, सविता अम्बेडकर को कहा। तो सविता ने तुरंत ही ये इन्फॉर्मेशन महाबलंकर को दी, और महाबलंकर ने ये खबर नेहरू को दी। और जब उनको पता लगा कि अब ये व्यक्ति हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, और नियंत्रण से बाहर जाने के बाद ये कुछ भी कर सकता है, और अपने खुद के लोगों के बीच में अगर ये चला गया तो वहां पर से इसको बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। इसलिए जो है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करने का षड्यंत्र रचा, और 5 दिसंबर की रात को बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी गई। ये इसके बारे में आप लोग और भी डिटेल में कभी भी जान सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा लंबा में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कारण बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, वो सपना साकार ना हो, इसके लिए भारत बौद्धमय न हो, इसके लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को रास्ते से हटा दिया। ये एक सच्ची बात है। हम लोग इस बात को पूरी जो है क्या कहते हैं उसके विश्वास के साथ कह रहे हैं, ये कोई इधर उधर की कोई हवाई बात नहीं है, इसके सबूत है, तथ्य हैं, सारी चीजें है। तो ये कहने का मतलब हमारा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के 6 तारीख को उनकी जो हत्या की गई, उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर 5-10 साल और जिंदा रहते, और रहते, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का इतना कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। शुगर बीमारी हर आदमी को होती है, साधारण सी बीमारी होती है, ट्रीटमेंट चलता रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर सभाएं ले रहे थे, नेपाल काठमांडू जा रहे थे, बनारस जा रहे थे, और जो उनका आखिरी ग्रंथ था वो ग्रंथ लिख रहे थे, बुद्धा एंड धम्मा, ये ग्रंथ वो लिख रहे थे। तो सारी चीज जो बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, तो ऐसा था नहीं कि वो एक पूरी तरह से चारपाई पकड़ चुके थे, या फिर उन्होंने उसी रात को कुछ कागज टाइप करने के लिए दिए थे। तो ये सारी चीजें अपने आप में साबित कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर 10-15 साल तक और जिंदा रहने वाले थे, वो मरने वाले नहीं थे। लेकिन इन लोगों को ये पता लग गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर 10 साल और जिंदा रहे तो ये हमारी पूरी जड़ें हिलाई नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे, और जिस व्यवस्था को उन्होंने नई व्यवस्था को बनाया है, उस व्यवस्था को ये पूरी तरह लागू करवा देंगे और भारत को बौद्धमय बना देंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटाने का कार्यक्रम बनाया,
और 6 दिसंबर को ज़्यादा दूरी का समय नहीं है। मैं बताऊं आपको कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा लेते हैं और 6 दिसंबर को उनकी हत्या हो जाती है। इसके बीच का जो समय है वो मात्र 1 माह और 21 दिन का समय है, ज़्यादा दिन नहीं, 22-23 दिन का समय है। तो ये जो 1 माह और 22-23 दिन का समय है, इसके अंदर ही बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो जाती है। तो ये समझ लो कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्ध हो जाना, और फिर बौद्ध धम्म को देश में स्थापित करने के लिए और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए उनका जो अभियान था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना है कि जाति या और भी कोई बात है या नस्ल है, ये सारी चीज़ें तो है ही अपने आप में, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो बौद्ध है। ना मुसलमान है, ना ईसाई है, कोई नहीं है। उनके लिए नाम पर वो करते हैं, उनका असली टारगेट जो है वो बौद्धिस्ट है। बौद्ध के लिए वो बौद्ध मय भारत ना हो, इसके लिए लोगों को हिंदू बनाए रखो। लोगों को हिंदू बनाए रखना है तो मुसलमान से टकराए रखो। जब तक मुसलमान से लड़ाई नहीं रखोगे तब तक ये लोग हिंदू नहीं रहेंगे, और अगर ये हिंदू नहीं रहे तो ये बौद्ध हो जाएंगे, और बौद्ध हो जाएंगे तो हम लोग नंगे हो जाएंगे, हमारे पास में कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने, भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को पूरा ना हो, इसलिए उन्होंने उनकी 6 दिसंबर यानी 5 की रात को उन्होंने हत्या कर दी। ये सारी बात मैं बताना चाह रहा था आपको। दूसरी बात ये बता दूं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको हमेशा छेड़खानी करने का प्रयास किया है। 6 दिसंबर शायद 14 अप्रैल से भी ज्यादा इनके लिए 6 दिसंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 दिसंबर का अगर कहीं जिक्र होता है तो सवाल खड़े होते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि जन्म के बारे में कोई सवाल नहीं होता। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जन्मे, अब कैसे जन्मे, कहाँ जन्मे, स्थान, माँ बाप, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आदमी की मृत्यु का समय आता है तो कोई ना कोई पूछता है कि भाई किस तरीके से इनकी मतलब जो है मृत्यु हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, उनका पोस्टमार्टम तक क्यों नहीं किया गया, और ये सारी चीजें खोजबीन एक शोध का विषय बन जाती है। इसलिए 6 दिसंबर इनके लिए बहुत ज्यादा जो है खतरनाक दिन है। 6 दिसंबर अगर चर्चा में रहता है और खास करके बहुजन मूल निवासी बहुजन समाज की चर्चा में रहता है तो कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु का कारण सामने आता है, और मृत्यु का कारण अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पे भारत के बौद्धमय करने के सपने का जो है खुलासा होता है। वहां से लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती है। इसलिए बामसेफ के भी जो संस्थापक रहे उन लोगों ने, चाहे माननीय हमारे डी.के. कापड़े साहब रहे, ठीक है, मान्यवर कांसीराम साहब रहे, मान्यवर दीना भानाजी रहे, उनके साथ और भी कुछ रहे होंगे, तो इन लोगों ने भी बामसेफ की स्थापना का जो दिन है वो 6 दिसंबर रखा। 6 दिसंबर को उन्होंने बामसेफ की स्थापना की। उसके पीछे भी उन महापुरुषों की यही सोच और मंशा थी कि जहां से हमारा सूर्य अस्त हुआ है हम वहीं से उनकी विचारधारा को लेकर उठेंगे और फिर से उस सूर्य को उदय करेंगे। पूरे भारत में सबसे पहले हम बाबा साहब को पहुंचाएंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर अगर भारत में पहुंच गए तो निश्चित तौर पे जो है बुद्ध अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब के साथ है बुद्ध। तो बुद्ध को पुनर्जीवित भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही भारत में किया है, बुद्ध की भी पुनर्स्थापना बाबा साहब के द्वारा ही हुई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जहां भी जाएंगे वो बौद्ध धम्म उनके साथ में जाएगा, ये सोच हमारे महापुरुषों की रही। इसलिए उन्होंने बामसेफ संगठन को, चूंकि एम्प्लॉयज का था, उस को भी उन्होंने 3 मर्यादाओं, क्योंकि मर्यादा बनाओगे तभी तो मर्यादा पूरी होगी और आगे बढ़ा जाएगा, उससे मर्यादा होती है, ये मर्यादा कहते हैं। तो मर्यादा के बाद में भी तो कुछ होता है। तो उन्होंने जो जिस तरीके से नॉन एजुकेशनल बनाया, नॉन पॉलिटिकल बनाया, और उसके साथ साथ इसको नॉन रिलीजियस बनाया, तो ये तीनों चीजें उन्होंने नॉन रखी। तो उसमें एजुकेशनल का मामला समझ में आता है, उसके साथ साथ ये जो
पॉलिटिकल का मामला, क्योंकि बामसेफ संगठन एम्प्लॉयज का संगठन है तो उसके लिए समझ में आता है। रिलीजन के मामले में भी नॉन लगाया। क्यों लगाया? कि इसको कहीं किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ना है। अगर ये धर्म के साथ जुड़ा, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को 10 साल पहले ही समझ गए थे, लेकिन दीक्षा उन्होंने 10-12 साल बाद में ली, तो ठीक वैसे ही बामसेफ के भी उन संस्थापक लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ रिलीजन की बात पहले हो गई तो ये संगठन के ऊपर एक छाप लग जाएगी और रिलीजन के विरुद्ध में बात शुरू हो जाएगी। हर लोग जो है वो इसमें जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, अन्य धर्मों के लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था? पहला नॉन एजिटेशनल, वो जब पूरे भारत के अंदर एक बड़े पैमाने पे विचारधारा का प्रसार हो जाएगा, उसके बाद में एजिटेशन शुरू किया जाएगा। यानी पहला नॉन जो है वो ऑन किया जाएगा और एजिटेशन को देश में शुरू किया जाएगा। उसके बाद में जब एजिटेशन शुरू होगा और पूरे देश के अंदर लोग अपने हक और अधिकारों के लिए एजिटेशन करेंगे, तो एक लोगों के अंदर एक संगठनात्मक भावना आएगी। जैसा आज का ताजा उदाहरण है कि किसान आंदोलन जो भारत में चल रहा है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो सभी लोगों को साथ में जोड़ रहा है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग किसान हैं, सभी जातियों के लोग किसान हैं। किसान जहां आता है वहां पर जो किसान नहीं है वो भी सोचता है कि किसान नहीं बचेगा तो मैं खाऊंगा क्या। इस तरीके का एक जुड़ने का जो बना मामला, तो ये बामसेफ संगठन ने सोचा कि जब एजिटेशन होगा तो लोग अपने आप पॉलिटिकल रास्ता अपनाएंगे और पॉलिटिकल को भी ऑन करेंगे, जैसा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा उन्होंने समय से पहले किया। मैं उनसे बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं उनको कुछ सलाह राय दे रहा हूं, लेकिन जहां तक हमारी समझ है, हम भी उन्हीं के बनाए हुए बामसेफ में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो शायद कहीं थोड़ी बहुत जल्दबाजी हुई, लेकिन जो नॉन होना था ऑन वो तो होना ही था। पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल है उसको ऑन करना ही था। उसके बाद में जो तीसरा मामला आता है वो आता है नॉन रिलीजियन का, नॉन रिलीजियस। अगर ये संगठन नॉन रिलीजियस है तो निश्चित तौर पे इसे एक दिन ऑन होना है और रिलीजियस में भी कन्वर्ट होना है। तो ये रिलीजन किधर जाएगा? रिलीजन किधर जाएगा? यहां पर बामसेफ के संस्थापकों की सोच थी कि इसको संपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि भारत को संपूर्ण बौद्धिस्ट बनाना है, यानी बौद्धमय भारत का निर्माण करना है, ये बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने इसको लास्ट में रखा कि जब सारा कुछ हो जाएगा, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग उस सत्ता का सदुपयोग करके, उस पावर का जो है उपयोग करके हम लोग इस देश में भारत बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से भारत को बौद्धमय बना सकते हैं। उस समय नॉन रिलीजियस के नॉन को भी ऑन में बदल दिया जाएगा। ये बामसेफ की सोच थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस तरीके से सोचते थे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के वास्तविक सपने को लेकर बामसेफ संगठन चल रहा है। बामसेफ संगठन चल रहा है, बामसेफ के सारे लोग चल रहे हैं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। इसका जरूर आप ध्यान रखेंगे कि सारे बामसेफ के सारे लोग इसी को लेकर चल रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बामसेफ संगठन और उसकी विचारधारा और उसका उद्देश्य जो है वो बाबा साहब के इस भारत को बौद्धमय बनाने के सपने को पूरा करने के लिए ही है। इसको आप भली भांति समझ सकते हैं और इसीलिए बामसेफ संगठन जो है उसकी विचारधारा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से हमारे इतिहास को बदल, इस प्रकार के गंभीर इतिहास होता है, कोई बात नहीं, साधारण भी इतिहास होता है, लेकिन ये इतिहास नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जैसे 6 दिसंबर है, तो ये 6 दिसंबर लोगों में चर्चा में आएगा। धीरे धीरे लोग जो अम्बेडकर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये लोग 14 अप्रैल के साथ साथ 6 दिसंबर को भी बड़े पैमाने पे लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, प्रोग्राम लगा रहे हैं। इससे चर्चा देश में हो रही है कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था। तो 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी उनका परिनिर्वाण हुआ था। ये बात अगर सामने आती है तो 3 सवाल आते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे और डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के लिए क्या किया
और अगर ये आती है तो डॉक्टर अंबेडकर इतने महान व्यक्ति थे, बाबा साहब अंबेडकर जो है देश के लिए इतने महान काम कर रहे थे, फिर उनकी जो सवाल उठता है कि फिर उनकी डेथ जो हुई है वो किस प्रकार हुई है, नेचुरल डेथ हुई है या फिर कोई घटना हुई है उनके साथ कोई, तो इस तरीके के लोग सोचने लग जाएंगे। तो उन्होंने ये दिमाग में बहुत पहले से था, और हमेशा अपना दुश्मन जो है काम ये करता रहता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण में, तो ये 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। ये प्रथम परमाणु परीक्षण जो है ये 18 मई को ही क्यों हुआ? 18 मई क्या थी? तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 26 तारीख को बहुत महत्व दिया है। 26 तारीख को बहुत महत्व दिया है, तो उसके पीछे कोई रीजन तो रहा होगा, कोई कारण तो रहा होगा। ठीक वैसे ही उन्होंने 18 मई को ही ये परमाणु परीक्षण के लिए क्यों चुना और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा? जब जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण हो रहा था तो उस परमाणु परीक्षण का नाम उन्होंने रखा स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। अब आप जान सकते हैं कि परमाणु एक हथियार है, एक शस्त्र है, और ये जो शस्त्र होता है वो कभी भी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। शस्त्र अगर शांति का प्रतीक होता तो बुद्ध की विचारधारा जानने के बाद में सम्राट अशोक हथियार त्यागते नहीं, और अपनी हत्या भी हो गई उसकी भी उनको परवाह न की, और जो है वृद्ध ने हथियार नहीं उठाया। अगर हथियार से ही ये होता, बुद्ध सा इसके साथ संबंध होता, बुद्ध तो घर छोड़ते हैं इसी खोज के लिए कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से कहीं पर भी शांति स्थापित नहीं की जा सकती, ये बात बुद्ध कहते हैं। और उसी जगह पर एक परमाणु नामक दुनिया के सबसे घातक शस्त्र यानी कि हथियार का उपयोग किया जा रहा था या प्रयोग किया जा रहा था, पहली बार परीक्षण किया जा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना। 18 मई 1974 ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और बुद्ध पूरी दुनिया को शांति प्रदान करने वाले महापुरुष हुए हैं। तो बुद्धांत को वो इस चीज से जोड़ रहे हैं, ये इतिहास को बदलने का एक कार्यक्रम था कि अगर ये बुद्ध के रहे रूप में भी रहेगा तब भी लोग कहेंगे कि परमाणु परीक्षण हुआ तो इसका मतलब है कि बुद्ध मुस्कुराए, तो बुद्ध भी इस विचार को जानते थे कि हथियार होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है और लोग सिर्फ इतिहास में जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में डाल दिया जाएगा कि बच्चों बताओ 14 या 18 मई को जब हुआ था, तो वो उसको जोड़ना चाह रहे थे बुद्ध पूर्णिमा से कि बुद्ध पूर्णिमा को क्या हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को ये घटना उन्होंने की। ये भी एक आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल आपको 2 आगे देने वाला हूं वो एग्जाम्पल इससे भी ज्यादा घातक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इस देश के अंदर जब 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया या खंडित किया गया, उस दिन किया गया, उसके लिए जो दिन चुना गया वो दिन उन्होंने 6 दिसंबर को चुना। यह आपको समझना चाहिए, कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है। अगर कोई भी बड़ा, जैसे रथ यात्रा जो आडवाणी ने शुरू की थी, वो प्रायोजित कार्यक्रम था, अचानक तो नहीं हो गया 4 लोग इकट्ठे हो गए रवाना हो गए। वो एक प्रायोजित सुनियोजित कार्यक्रम था, और उसे कहां खत्म करना है, कब खत्म करना है, किस उद्देश्य के लिए करना है, उनकी मंजिल क्या है, सारा तय होता है। तो उन्होंने 6 दिसंबर इसके लिए चुना कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाएगा 6 दिसंबर। तो उसके पीछे उनके 2 मकसद थे। पहला मकसद तो ये था कि जब इस देश के अंदर कार सेवा के नाम पर आने वाले कार सेवक बाबरी मस्जिद पर हमला करेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश के इस्लाम को मानने वाले लोग भी सड़कों पर आएंगे,
वो उसका विरोध करेंगे। उस समय 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होने की वजह से उनको जो है नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। जब लोग सड़कों पर होंगे, इधर वो होंगे, इधर ये होंगे, इधर कार सेवक होंगे, तो जो लोग बुद्धा को, अशोका को भी मानते हैं, वे लोग भी पूरी तरह से हिंदू धर्म से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसलिए जो टकराव होगा, उस टकराव के अंदर मुस्लिम मरेंगे और जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो हैं SC ST के लोग, वो मरेंगे, और हिंदू के नाम पर जो कार सेवा में शामिल होने जा रहे हैं वे लोग मरेंगे। तो तीनों आपस में मरेंगे, बड़े सड़कों पर होंगे। और जब इतना बड़ा बवाल और इतना बड़ी घटना घटित होगी तो निश्चित तौर पे लोग आपस में टकराएंगे और मरेंगे। ये उनका उद्देश्य था, और ये उद्देश्य तो चलो इतने बड़े पैमाने पे सफल नहीं हो पाया, जो जैसा वो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया। लेकिन एक बात उनकी उनकी पीछे एक बात ये भी थी कि धीरे 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 एक इसको इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना बना दिया जाएगा